एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का लेक्चर बहुत प्यारा होने वाला है, बहुत छोटा सा लेक्चर है और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसे हम LCAO रूल भी कहते हैं। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रूल जो होता है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT बेस्ड होता है। सर मैं इस वक्त किस चीज का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, एक बार छोटी सी बात कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू हम करते जाएंगे। सर वैसे मैं आपको बता दूं, हम BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जिसका पेपर का जो नाम है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। सर अगर आपके जो मैच करते हुए जो सिलेबस आप पढ़ना चाह रहे हो, अगर आप BSc 4th सेमेस्टर में नहीं है लेकिन आपका सिलेबस मैच कर रहा तो आप इजीली पढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम जो सिलेबस इस वक्त कर रहे हो उसमें हमारी ये 8 यूनिट आपको दे रखी है, जिसमें पहली यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसको हम कंप्लीटली कर चुके हैं और वो आपका चैनल पे पड़ा हुआ, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। दूसरा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, ये हमारी सेकंड यूनिट है और इस यूनिट में हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं। सर हमने, अगर मैं आपको बताना चाहूं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ लिया है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी पढ़ लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ लिया है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड पढ़ चुके हैं, बोर्स मॉडल पढ़ चुके हैं, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ चुके हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ओवर कर चुके हैं। सर इसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कवर कर चुके, ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ चुके हैं, पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स के ये भी पढ़ लिए। सर पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम ये भी पढ़ लिया है, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम ये भी पढ़ लिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है जान चुके हैं। और इसको डिटेल लेक्चर अगर MOT को और ज्यादा आपको पढ़ना है तो हमने BSc फर्स्ट ईयर के एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से, आप वहां जाके सर्च कर लो या फिर सीधा प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां से आप देख लेना MOT, तो वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का। उसमें हम पढ़ने वाले लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO रूल। चलिए फिर सर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि समय किसी के पास ज्यादा नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्टली आते हैं अपने LCAO रूल के पास। सर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो MOT पढ़ा था ना कल, बिल्कुल पढ़ा था सर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने क्या कहा था सर, हमने ये कहा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब हमारा मॉलिक्यूल बनता है तो वो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है और उन एटम्स के पास एटॉमिक ऑर्बिटल होती है जो आपस में मिलने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। सर जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं जो 2 टाइप की होती हैं, जिनमें से आधी की एनर्जी कम होती है उन्हें हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, बाकी आधे की एनर्जी ज्यादा होती है उन्हें हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। सर MOT की बात ये रही थी, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं वेव फंक्शन की बात करते हैं। इस MOT में वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे है, ये किस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जान लेते हैं। सर इसको जानने के लिए ना, LCAO रूल को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम H2 मॉलिक्यूल को लेते हैं, H2 प्लस मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। सर H2 प्लस मॉलिक्यूल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा आसान सा मॉलिक्यूल है। और ये आसान सा मॉलिक्यूल इन द सेंस ये है कि जब भी हम किसी भी डीपली किसी को पढ़ना चाहते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां पर हमें जो सिस्टम लेना होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सबसे पहले बात करते हैं। सर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने इसको लिया है। आप कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन कैसे बोल रहे हो, हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अभी आता है, देखो एक बात बताओ, हमारे पास हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो मेरे पास एक हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा मेरे पास हाइड्रोजन है और उस पर हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा, जो मिलकर आपका बनाएगा H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल। सर एक एटम, ये दूसरा, और आपस में मिलकर क्या बना लिया, H2 प्लस। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो सर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल नहीं है। मतलब यहां से अगर हम बात करें, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1s0। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सर इसके पास क्या होगा, सर इसमें तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया ना, इसके पास तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो मतलब सर H2 पॉजिटिव की जो आप बात कर रहे हो उसके पास तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। अब उस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए LCAO रूल क्या कहता है,
इसका कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है। सर इसका भी कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों के वेव फंक्शन जब आपस में मिलेंगे तो दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। सर एक होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। ये कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जुड़ना, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है घटना। कैसे होगा उस चीज को हम समझ लेंगे। उससे पहले मैं एक काम और कर लेता है। सर इस मॉलिक्यूल की ना हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा इसको यहां से समझते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, कौन सा? ये रहा हाइड्रोजन एटम। दूसरा हाइड्रोजन एटम मैंने यहां ले रखा। भाई इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये बताओ। सर इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों के पास केवल एक ही होगा। इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों के पास एक है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें सर इस हाइड्रोजन को, मान ले तो मैं HA मॉलिक्यूल है, ये मेरा HB मॉलिक्यूल है। दोनों हाइड्रोजन अलग अलग है इसलिए मैंने उसको A और B से दिखा दिया है। दिस वन इज HA एंड दिस वन इज HB। HA से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को मैं मान लेता हूं RA। HB से इलेक्ट्रॉन की दूरी को मैं मान लेता हूं RB। सर दोनों हाइड्रोजन के बीच की दूरी को मैं मान लेता हूं कैपिटल R। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन के बीच की दूरी क्या मान लेता हूं? कैपिटल R। अच्छा सर ये मैंने क्यों माना? इसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, तो यहां पर लिख लेते हैं पहले। चलो सर लिख लो, कोई बात नहीं, ये आपसे पूछे जा सकता है। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर H2+ के लिए कैसे लिखेंगे? सर हमको पता होता है, क्या पता होता है? H psi इज इक्वल टू E psi। यही तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, बिल्कुल है। सर यहां पर H क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। psi क्या है? वेव फंक्शन है। E क्या है? एनर्जी है। H को कैसे निकालता है? सर हमें पता था H जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मतलब एनर्जी का ऑपरेटर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और एनर्जी हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो H होता है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर के सम के इक्वल होता है। और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हमने क्या पढ़ा था? -h×2m उल्टा डेल स्क्वायर, जो कि 3D के लिए बात कर रहे हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी V। सर यही तो H की वैल्यू हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। क्या मैं इस H के वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? -h×2m डेल स्क्वायर प्लस V, यहां हो जाएगा साई इक्वल टू E साई। सर ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ना आपको, ये हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए आसान रहना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए ना क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो वो हम यहां से निकाल सकते हैं। सर अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रॉन की चार्ज का स्क्वायर यानी कि E स्क्वायर डिवाइड बाई दोनों हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस जितनी उतने से डिवाइड करना, उसमें से माइनस करना। सर माइनस किसको करना है? माइनस का E स्क्वायर अपॉन HA से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कितनी है? RA प्लस माइनस इसको भी करना है E स्क्वायर अपॉन RB। सर ये हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। अब इस एनर्जी को उठाकर रख दीजिए यहां पर, यहां रखेंगे तो क्या हो जाना है? देखिए इधर -h×2 अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस क्या आ जाना है भाई? E स्क्वायर अपॉन R माइनस E स्क्वायर अपॉन RA माइनस E स्क्वायर अपॉन RB साई इक्वल टू E साई। सर ये हो जाएगा हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हो जाएगा हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर H2+ मॉलिक्यूल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन ये पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको करा दिया यहां पर। चलिए कोई बात नहीं, इतना कर लिया। अब इसके बाद अपना जो मेन फंडा वहां पर आते हैं। सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए LCAO रूल में। देखिए अब इसको मैं इस तरह से समझते हैं। कैसे समझेंगे भाई? जैसे अभी समझा ना हमने, हमारे पास क्या है सर? HA हमने यहां पर ले रखा है HA, यहां पर था हमारे पास HB। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन है भाई, मेरे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन HA की साइड भी जा सकता है, HB की साइड भी जा सकता है।
सर जब इलेक्ट्रॉन मेरा H एक ही साइड आएगी, जब मेरा इलेक्ट्रॉन H एक ही साइड आएगा तो इसका कोई वेव फंक्शन होगा, उसको मैं साई ए मान लेता हूं। बी के पास कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा, उसको मैं साई बी मान लेता हूं। अगर मुझे चाहिए सर टोटल वेव फंक्शन, क्या चाहिए मेरे को? टोटल वेव फंक्शन। मुझे चाहिए यहां से टोटल वेव फंक्शन, तो देखो कैसे निकालेंगे यहां से। मैं चाहता हूं टोटल वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन ऑफ H2 प्लस। H2 प्लस का टोटल वेव फंक्शन क्या हो? तो टोटल वेव फंक्शन को मैं दिखा देता हूं साई से। किससे दिखा दिया भाई? साई से। तो साई बराबर क्या होना चाहिए सर? HA HB दो मॉलिक्यूल है ना, दोनों के वेव फंक्शन को ऐड कर दीजिए। अगर मैं ऐड कर दूं साई ए प्लस ऐड कर दूं साई बी, तो मेरे पास टोटल वेव फंक्शन साई निकल आएगा। यही तो मतलब है। अगर मैं ए के वेव फंक्शन को बी के वेव फंक्शन को दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा टोटल वेव फंक्शन निकल आएगा। सर प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रॉन कभी इधर भी आएगा, कभी उधर भी जाएगा। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहां होगी? H ए के पास ज्यादा होगी या H बी के पास ज्यादा होगी? प्रोबेबिलिटी को बताता कोई ना कोई कांस्टेंट। तो यहां पर साई ए का कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, साई बी का भी कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। इसलिए जो साई ए का कोफिशिएंट होता है उसको मैं सी ए मान लेता हूं, साई बी के कोफिशिएंट को मैं सी बी मान लेता हूं। तो ये मेरा टोटल वेव फंक्शन हो जाएगा साई इजकल टू साई ए प्लस वो सी ए साई ए प्लस सी बी साई बी। यहां पर लिख लो पहले क्या क्या होता है। एक्चुअली साई क्या है? साई इज द टोटल वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन। ठीक है, टोटल वेव फंक्शन हो गया। ठीक है सर, यहां पर अगर हम बात करें साई ए क्या होगा सर? ये होगा हमारे पास वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन ऑफ एच ए एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल एच ए की एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन हो गया। ठीक है, साई बी क्या होगा सर? दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ एच बी एटॉमिक ऑर्बिटल, एच बी की एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन हो गया। सी ए क्या है सर? सी ए इज द कोफिशिएंट ऑफ साई ए। ये साई ए का कोफिशिएंट है और सी बी क्या हो जाएगा हमारा? कोफिशिएंट ऑफ साई बी। ये हमारे पास साई बी का कोफिशिएंट है। अभी आपको लग रहा होगा सर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में आ जाएगा क्यों पढ़ाया जा रहा है। कल जो हमने एमओटी पढ़ाई थी ना, एक्चुअल में वही जाके लेके जाने वाले और कुछ नहीं। और आपने देखो, हम जब एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात हमने पोस्टुलेट पढ़े थे, और पोस्टुलेट में हमने एक पोस्टुलेट हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो भी वेव फंक्शन होता है, हर एक वेव फंक्शन जो क्वांटम मैकेनिक्स में एप्लीकेबल होता है वो आपका नॉर्मलाइज होना चाहिए। नॉर्मलाइज इन द सेंस उसमें किसी भी पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये हमने बताया था। चूंकि हम जानते हैं, वी नो, चूंकि टू बी नॉर्मलाइजेशन भाई नॉर्मलाइजेशन के लिए अगर मैं जितने भी कोफिशिएंट है सबके स्क्वायर को सम कर दो, यानी कि जो सी ए है इसके स्क्वायर लो प्लस सी बी है इसका स्क्वायर लो, दोनों के स्क्वायर को सम कर दो, तो आंसर हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन ऐसा कहता है। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी भाई? 100%। जैसे मेरी है, मैं इस दुनिया में हूं, प्रोबेबिलिटी मेरी 100%, नहीं हो तो 0। या तो प्रोबेबिलिटी मेरी 1 होगी या फिर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम प्रोबेबिलिटी को हम किससे दिखाएंगे भाई? इसमें 1 से दिखाते हैं। तो सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाती है। सर इसको ना आगे पेज से समझते हैं। एक चीज यहां पर देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाइड्रोजन एटम, एक्चुअली मैंने इसको एच ए एच बी से दिखा रखा है, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन एटम है तो एक जैसे। अगर एक जैसे हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा या इधर जाएगा, कहीं भी जा सकता है। सर मैं मान के चलता हूं दोनों जगह जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी बराबर है, क्योंकि दोनों सेम एटम है। अगर दोनों अलग अलग टाइप के एटम होते, एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, एक की कम है, तो जिधर ज्यादा होती है उधर जाके इलेक्ट्रॉन ज्यादा चला जाता है, दूसरे की साइड जाता नहीं। या दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी बराबर होगी। इट मीन्स यहां पर हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सर? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी
probability of finding electron at HA and HB is equal। दोनों में इक्वल होगी, मतलब हमें एक चीज पता है भाई, क्या पता है, CA² प्लस CB² इज इक्वल टू 1 है। अब दोनों में अगर बराबर होगी तो हम यहां से ये बोल सकते हैं सर CA² CB² दोनों मिलाकर 1 है, तो आधा ये होगा आधा ये होगा, मतलब सर CA² की वैल्यू 1/2 होगी, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से तो सर CB² की वैल्यू भी 1/2 होगी, बिल्कुल सही है। यहां से अगर मैं CA की वैल्यू निकालना चाहूं, CA की वैल्यू निकालना चाहूं, सर स्क्वायर खत्म करना है तो इसका रूट में लेंगे, यानी ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस किसी की वैल्यू हो सकती है भाई, या तो प्लस की वैल्यू हो सकती है या माइनस की वैल्यू, क्योंकि प्लस 1/√2 की वैल्यू भी स्क्वायर लगाएंगे तो ये आएगी और माइनस वाले की वैल्यू भी यही आएगी, तो इसलिए हम दोनों को यही मान के चलता है। इसी तरह से CB की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगी। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब सर एक चीज है, अब वेव फंक्शन का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझते हैं क्या होता है। वेव फंक्शन हमारा दो टाइप का होगा सर। अगर हम वेव फंक्शन की बात करें, वेव फंक्शन ऑफ, लिख ही देते हैं पूरा, वेव फंक्शन ऑफ H2 पॉजिटिव, ये तो था। क्या निकाला था हमने, साई इज इक्वल टू निकाला था CA साई A प्लस CB साई B। इसको बड़े ध्यान से समझना भाई, ये दो तरह का हो सकता है सर। दो तरह का कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, दो तरह का कैसे हो सकता है, देखो दो तरह का ऐसे होगा, ये दोनों का वेव फंक्शन या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। तो एक तो होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब जुड़ना, डिस्ट्रक्टिव मतलब घटना, ऐसा हम बोल सकते हैं सर। यहां से साई इक्वल टू CA साई A प्लस CB साई B, यही CA की वैल्यू CB की वैल्यू हम जान चुके हैं, और जान चुके हैं तो उसको हम यहां पर निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे भाई, वी नो साई इज इक्वल टू CA साई A प्लस CB साई B, यही तो है। यहां से CA और CB की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। तो देखो दोनों में क्या करना है हमें, दोनों में ये करना है हमें, देखिए यहां से समझते हैं, एक वेव बना के समझते हैं। चलिए एक वेव बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करता है। इसको हटाते हैं, यहीं से करते हैं। देखिए मैंने एक वेव बना ली कुछ इस तरह से, ठीक है, ये है मेरे पास वेव। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है। एक वेव है मेरे पास, इसी तरह की एक और वेव ले लीजिए, इसी तरह की एक और वेव को मैं लेता हूं यहां से, ये रही वेव, है ना। इधर भी लेनी क्योंकि डिस्ट्रक्टिव भी हमें जानना है, तो इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। ये दो वेव है, आपस में मिलेंगी और मिलने के बाद क्या करेंगी, एक नई वेव बनाएंगी। यानी ये ऐसे मान सकते हो, ये एक अलग एटम की वेव है, ये दूसरे एटम की वेव है, ये हमारे HA एटम की वेव है, ये हमारे HB एटम की वेव है। ये दोनों आपस में मिलेंगे, अभी वेव फंक्शन जान लेंगे। तो मिलने के बाद किस तरह से बनाएंगे, देखो ये वेव आई हमारी, ये वेव कुछ इस तरह से हो गई, ठीक है। दूसरे वाले का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरी वाली हमारे पास ये होगी। अब हम क्या करते हैं भाई, ये जो वेव आई है दूसरी वाली, ये आएगी कुछ, और कुछ आने के बाद जस्ट इसके ऊपर आके इस तरह से ओवरलैप हो जाएगी। इस तरह से क्या होगी, ओवरलैप होगी। इससे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। दूसरा इस साइड आके समझने की कोशिश करता है भाई, दूसरा इस साइड आके समझने की कोशिश करता है। कैसे,
देखो यहां से एक वेव तो आई, एक वेव तो हमारे पास ही आ गई, एक वेव तो हमारे पास ही आ गई, ठीक है, एक वेव तो हमारे पास आ गई। दूसरी वेव किस तरह से आएगी, इसका कलर चेंज करो पहले, तो इसका कलर चेंज कर दिया, ये रही दूसरी वेव हमारे पास इस तरह से आएगी। इस तरह से उसके ऊपर ओवरलैप ना कर ये थोड़ा सा इस तरह से ओवरलैप करेगी, ठीक है। मतलब जहां पर जैसे जो हमारे पास क्या था, हम बोल सकते हैं गर्त था, तो गर्त में गर्त फंस रहा था, यहां पर नहीं फंसेगा, तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहां का मतलब है दोनों अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो जुड़ रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो घट रहा है। मतलब कहने का ये हो गया कि यहां पर अगर हम निकालना है साई कंस्ट्रक्टिव को हम दिखाते हैं साई प्लस से, डिस्ट्रक्टिव को दिखाएंगे साई माइनस से। तो साई प्लस हमारा जो होता है वो ये होता है सी ए साई ए प्लस, अच्छा इसको सी ए की वैल्यू रख दो, सी ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी भाई, सी ए की वैल्यू हमने निकाली थी 1/√2, ठीक है। तो ये तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, 1/√2, एक वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। फिर क्या रहेगा हमारे पास साई ए प्लस 1/√2 साई बी, दोनों की वैल्यू अगर प्लस हो रही है तो हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। इसी तरह से हम यहां पर माइनस वाला निकालेंगे तो क्या होगा, 1/√2 साई ए माइनस 1/√2 साई बी, घट रहा है तो हमारा साई माइनस हो गया, जुड़ रहा है तो साई प्लस हो गया। अब इसको बड़े प्यार से आगे समझ लेते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। सर हम कहना ये चाह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव वाला हमने निकाला साई प्लस इक्वल टू 1/√2, 1/√2, जरा यहां पर देखो 1/√2 इधर भी है, 1/√2 इधर भी है, दोनों को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1/√2, यहां बचेगा साई ए प्लस साई बी, ठीक है। दूसरा आप अगर आप साई माइनस को देखेंगे तो वो आ जाएगा 1/√2, यहां पर आ जाएगा साई ए माइनस साई बी। सर ये दो हमारे पास अलग अलग टाइप के वेव फंक्शन बन गए, एक साई ए बन गया और दूसरा हमारा सॉरी साई प्लस बन गया, दूसरा हमारा साई माइनस बन गया। सर जो कंस्ट्रक्टिव है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है, कंस्ट्रक्टिव वाला जो है हमारे पास, इसको बोला जाता है बॉन्डिंग। इसकी एनर्जी क्या होती है, कम, दिस इज लो एनर्जी, लो एनर्जी, ठीक है, इसकी एनर्जी कम होती है। और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास हाई एनर्जी, इसकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी, हाई एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम होती है सर उसी को बोला जाता है बॉन्डिंग, या फिर हम बोल सकते हैं वेव फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारा वेव फंक्शन हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। इसी तरह से ये हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो किसका हो जाएगा भाई, दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर इसको कहना हम ये चाह रहे थे, कल हमने ये जाना था, हमने कल बहुत अच्छे से ये चीज जानी थी। क्या जानी थी सर, हमारे पास एक ये इस तरह की एक्सिस ली थी, दूसरी हमने इस तरह की एक और एक्सिस ली थी, बिल्कुल ली थी सर। उसमें हमने एक चीज ये कही थी, क्या कहा था, हमने ये कहा था सर मान लीजिए जैसे हमारे पास यहाँ पर H है ना, यहाँ पर हमने दूसरा एटम क्या ले लिया, H प्लस ले लिया है, इसके पास एक ऑर्बिटल होगी, इसके पास भी एक ऑर्बिटल होगी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर 1s1 है और यहाँ पर 1s0 है, यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। इसका जो वेव फंक्शन है उसको हम दिखाएंगे साई ए से, इसका जो वेव फंक्शन है उसको हम दिखा देते हैं साई बी से। कितनी ऑर्बिटल बनेंगी सर, हमने कहा था दो ही ऑर्बिटल बनती हैं, एक बॉन्डिंग होती है दूसरी एंटी बॉन्डिंग होती है। ये नीचे भाई एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी एनर्जी कम है उसे बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसे एंटी बॉन्डिंग। इसको हमने बोला था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोला था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर यहां पर जो वेव फंक्शन हमने अभी निकाला ना साई प्लस, वो इसका वेव फंक्शन है एक्चुअली, साई प्लस इक्वल टू 1/√2, यहां से क्या आ जाएगा साई ए प्लस साई बी, ये हो जाएगा। और इसका जो वेव फंक्शन है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, साई माइनस एंटी बॉन्डिंग वाला 1/√2, यहां हो जाएगा साई ए माइनस साई बी।
इसकी एनर्जी को आप E प्लस से दिखा सकते हैं, इसकी एनर्जी को E माइनस से दिखा सकते हैं। तो E प्लस की एनर्जी कम और E माइनस की एनर्जी ज्यादा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ बचा है, तो एक काम कर सकते हो, पहले तो आप लेक्चर को आगे पीछे करके थोड़ा सा देख लो, एक बार समझने की कोशिश कर लो। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं वापस से कुछ ना कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास LCAO रूल हो गया है। दूसरी चीज हमें जाननी है इसमें, और वो हमारे पास ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ LCAO रूल। डायग्रामेटिक मतलब सर जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वो आपस में कॉम्बिनेशन करेंगी। कॉम्बिनेशन करने की तो आपने बताया डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दो टाइप के ओवरलैपिंग होंगी, जिससे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनने वाली है। तो मान लीजिए ऑर्बिटल के टाइप हमारे पास रहते हैं, जैसे कि हमने बोला सर हमारे पास एस ऑर्बिटल है, हमारे पास क्या है एस ऑर्बिटल है, तो दोनों ही एस ऑर्बिटल है, तो कैसे बनेंगी? एस ऑर्बिटल कैसी होती है सर? स्फेरिकल होती है। एस ऑर्बिटल कैसी होती है हमारे पास सर? स्फेरिकल होगी। एक ऐसी है, इस तरह से मैं ले लेता हूं चीजों को समझाने के लिए, ठीक है। कैसे भाई? ये मेरे पास मान लीजिए कोई ए एटम है, ये मेरे पास कोई बी एटम है, ठीक है। ये मेरे पास ए एटम है और ये मेरे पास बी एटम है। जब भी हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो सर उनकी एक फेज होती है, कंस्ट्रक्टिव में प्लस और डिस्ट्रक्टिव में माइनस दिखाएंगे। तो मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्लस और यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस कर दिया। तो दोनों के केस में क्या होगा? तो देखो दोनों के केस में क्या होगा, जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में आएंगे तो दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे आपस में? ये एक ये ऑर्बिटल आई, ठीक है, दूसरी ये ऑर्बिटल आई, ठीक है, और ये आने के बाद आपस में कर जाएंगी ओवरलैप। और ओवरलैप करने के बाद ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से बन जाएगी। ये ए और ये हमारा बी, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस रहेंगे और पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। इससे बनती है हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम सिग्मा एस से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? सिग्मा एस। सिग्मा इसे दिखा दो डायरेक्ट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सिग्मा, और ये होगी हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर दोनों के सर फेज अलग अलग हो तो फेज अलग होने पर ये आपके प्रॉपरली ओवरलैप नहीं करेंगी, और नहीं करेंगी तो इनका कुछ इस तरह से हमारे पास इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, मतलब दूर दूर रहेंगे। ये ए वाला हो गया, ये हमारे पास बी वाला हो गया, इसका सिंबल प्लस है और इसका सिंबल माइनस है। सेम सिंबल वाले आपस में ओवरलैप करेंगे, अगर अपोजिट सिंबल है तो ओवरलैप नहीं करेंगे। सर इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार, और ये हमारे पास हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। सिमिलरली सर एस की बात होगी। दूसरा अगर हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ पीजेड ओवरलैपिंग। सर पीजेड कैसी होगी? सर जेड एक्सिस में कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है, जिनमें से एक लोब हमारा माइनस और दूसरा लोब हमारा प्लस होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है कि इस तरह से ले लेते हैं भाई, है ना, ताकि दोनों में करना ही है, दोनों में करना ही है, दो तरह की ओवरलैपिंग दिखानी, एक बॉन्डिंग और दूसरी एंटी बॉन्डिंग। अगर हमारे पास क्या होता है, सेम टाइप के जो लोब हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे थे, कंस्ट्रक्टिव होता है। डिफरेंट टाइप के होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव होता है। मतलब क्या होगा सर? ये हमारे पास एक ऑर्बिटल ये आई, ठीक है, इसी तरह से दूसरी हमारे पास ये है, इसका भी आना, अरे आपस में आने के बाद क्या कर गया? ओवरलैप कर गया। ओवरलैप कर जाएगा तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो भाई? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस माइनस और ये पूरा प्लस हो जाए, सही है, इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये भी हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग होती है? आपके सिग्मा होती है, तो ये भी हमारे पास सिग्मा होगा। अच्छा इसमें हमने बताया नहीं ये क्या होता है, ये हमारे पास सिग्मा था, हाँ बता दिया, ये हमारे पास सिग्मा स्टार हो जाएगा। सिमिलरली पीजेड आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो वो भी हमारा सिग्मा बनता है, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर अलग अलग लोब हो जाते हैं तो इसमें हमारी ओवरलैपिंग कुछ इस टाइप से हो जाएगी, इस टाइप से होगी भाई, ये ठीक है। तो यहां पर जैसे ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, यहां पर बीच में नोड आ जाता है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार, और ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पीजेड की बात आ गई। अब हम बात करें भाई कॉम्बिनेशन ऑफ पीएक्स या पीवाई, मतलब ये दोनों आपकी सेम फेज में रहेंगे, बस एक्स एक्सिस पे नहीं रहेंगे,
तो हम उसको इस तरह से करेंगे, ये एक पी ऑर्बिटल, ये मेरे पास एक पी ऑर्बिटल हो गई, थोड़ा सा ठीक से बन जाए भाई, ये हो गया ना। इसी तरह से एक और ले लेता हूं, ये, क्योंकि दो जगह दिखाना हमें, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो यहां से हमें देखना है करना क्या है सर, करना वही है, यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा भाई, यहां से होना वही है जो हम चाहते हैं, मतलब यहां पर क्या भाई, सेम पोल, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों आपस में आगे क्या कर लेंगे भाई, ओवरलैपिंग कर लेंगे, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, और ओवरलैपिंग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये कुछ इस तरह से, एक प्लस और दूसरा माइनस, और ये हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं पाई, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसी तरह से यहां पर अगर हम बात करेंगे तो सेम पोल तो मिलने नहीं, तो हमारा एक पोल कुछ इस तरह से हो जाएगा और दूसरा हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, इसे हम बोलेंगे पाई स्टार, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का मतलब है हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा, और साइड वाली ओवरलैपिंग होती है तो हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यही इसी के साथ हम इस यूनिट को विराम देते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस यूनिट में कुछ भी तैयार करना है भाई, जिन यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज में आपको थियोरेटिकल एग्जाम्स होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, तो वहां पर आपको एक चीज और ऐड कर लेना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है। तो गूगल पे टाइप करेंगे डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप उसको और कवर कर लेना, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं बचा है। पूरी यूनिट को हम बहुत ही प्यार से सब कुछ खत्म कर चुके हैं, और अभी आपको केवल एक चीज हम आपको बता दें, बहुत ही जल्द मतलब नेक्स्ट लेक्चर से आपको अगली यूनिट जिसका नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रॉपर वे में मिलने वाली है। तो आपको केवल एक ही काम करना है, लेक्चर को शेयर करना है जितना हो सकता है उतना, जहां तक हो सकता हो वहां तक, चाहे आप कोई भी आपका कॉलेज मेट है, क्लासमेट है, ट्यूशन मेट है, बैच मेट है, जो भी है जिसको भी ये टॉपिक पढ़ने हैं, जरूरी नहीं ग्रेजुएशन कर रहा है भाई, ग्रेजुएशन के अलावा अगर कोई अदर चीजों की प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन टॉपिक ये पढ़ने उसको, तो आप प्रेफरेंस कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली यूनिट एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।